जयतु भारतम। तो बंधुओं, ये मॉडर्न हिस्ट्री का चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं और ये चौथा शुरू करने से पहले जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है थोड़ा धीरे धीरे हम उसको रिवाइज करेंगे। थोड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़े उत्तर भी आएंगे और थोड़ा हम उत्तर देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का चौथा लेक्चर। तो चलते हैं। शर्मा जी बताइए जरा, ये जो हेरोडोटस जो है, इनको हिस्ट्री का पिता किसने कहा था? फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा था हेरोडोटस को? भुला गए? सीसरो। रिवाइज करना इसलिए बड़ा जरूरी है। जो पढ़ते जा रहे हैं उसको रिवाइज करिए। सीसरो कौन था? कहाँ का दार्शनिक था? हाँ, ग्रीस का। रोमन दार्शनिक, रोम का था। रोम कहाँ है यो ना पता? बतावत है, देखिए यहाँ है रोम। ये रोमन एम्पायर था, ये पूरा पहले रोमन एम्पायर था। ऊपर का है यूरोप, हाँ, और नीचे क्या है? अफ्रीका। वो अफ्रीका का इतना हिस्सा, यूरोप का इतना हिस्सा और एशिया का इतना हिस्सा। इधर से एशिया शुरू हो जाता है ना, यहाँ पर ये भारत है, यहाँ से एशिया शुरू हो जाता है, टर्की और की है, हैं? तो जो है कि यहाँ ही है रोमन एम्पायर, यहीं का था सीसरो, रोम का। ये रोमन एम्पायर कितना भाग में बटा था? रोमन साम्राज्य 2 भाग में। एक ये आपका हो गया पूर्वी रोम, पूरब वाला। ये हो गया पश्चिमी रोम, पश्चिम वाला। पूरब पश्चिम समझ में आता है? इसे बता लेते हैं। जैसे ये उत्तर दक्षिण तो सबको समझ में आता है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। पूरब पश्चिम में घचपचिया जाता है आदमी, हैं? उत्तर की ओर मुड़ी करिए, आपका दाहिना हाथ जौन है वो का है? पूरब है। अब बायां हाथ जो है वो का है? पश्चिम है। अब कहेंगे दाहिना बायां नहीं समझ में आता। अंग्रेजी में राइट दाहिना को बोला जाता है, बायां को लेफ्ट बोला जाता है। आप कहेंगे राइटो लेफ्ट नहीं समझ में आता है, तो जो ना हाथ से खाना खाते हैं तो हम दाहिना हाथ है, राइट है। जो हाथ से खाना नहीं खाते हैं वो का है? बायां हाथ है। जो हाथ से ये लिख रहे हैं अक्सर जिससे लिखा करते हैं आप, कई को लेफ्टी भी होता है, अक्सर जिससे लिखा करते हैं वो दाहिना है। दाहिना हाथ जौना की ओर हो, उत्तर की ओर मुड़ी करने पर वो का है? पूरब। हाँ, अब इतना से भी नहीं समझ में आया तो जौना हाथ से आप क्या कहते हैं पानी छूते हैं वो जो है बायां हाथ है। जौन हाथ से नहीं छूते हैं वो जो है कि दाहिना हाथ है। और दाहिना हाथ जिधर रहे वो पूरब, उत्तर की ओर मुड़ी करने पर, ना कि दक्षिण की ओर किए, तब दाहिना दिखाएंगे तो पश्चिम हो जाए। तो जो है कि भैया ई दाहिना हाथ हमारा इधर हो गया क्या? पूरब, और इधर हो गया क्या? पश्चिम। तो ये पूर्वी हिस्सा है तो पूर्वी रोम, आई पश्चिमी हिस्सा है पश्चिमी रोम। पूर्वी रोम की राजधानी थी कस्तुनतुनिया, ये टर्की का कुस्तुनतुनिया जिसको बोला जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपोल अंग्रेजी में जिसको बोला जाता है। ये जो है कि रोमन एम्पायर पर अधिकार किसका? पूर्वी रोम पर किसका अधिकार हो गया 13वीं सदी में? ओटोमन एम्पायर। ये वो तो बताएं मैंने वगैरह से, बहुत शाबाशी आपको देना चाहेंगे। ओटोमन एम्पायर का अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया राजधानी पर और पूरा पूर्वी रोम पर। और जब अधिकार हो गया तो पश्चिमी रोम वाला सब भागने लगा। काहे भागने लगा? जो रोम वाला है सब ईसाई धर्म का, आई सब जो है सभी इस्लाम धर्म का है, ओटोमन वाला। तो इन लोगों को लगा कि हमारा धर्म खतरे में है, ईसाई खतरे में है, हमारे जो साहित्य हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हमको जला वला देगा। सभी सब लेकर भाग गया। सब कहाँ जाएगा? अपने पुराने घर। नया घर में आग लग जाए तो पुराना घर जो बचा है वहीं पर जाएगा आदमी। पुराने घर पश्चिमी रोम में आ गया। पश्चिमी रोम में आते सबसे पहले जो है इटली पड़ता है भूमध्य सागर में। ये पूरा भूमध्य सागर, एथी वाला मार कर दीजिए थोड़ा, ब्लू वाला, हाँ, ये जो है कि
पूरा भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी में यहाँ इटली, तो यहाँ से जैसे अब समुद्र है यहाँ पर, यहाँ से भागा समुद्र में सीधे इटली आ गया, सब भाग के इटली आ गया सब। इटली में शुरू हुआ धार्मिक सुधार, पुनर्जागरण यहीं से शुरू हुआ। पुनर्जागरण आपको बता चुके हैं। अब जो नहीं जानते हैं बढ़िया से वो दूसरा और तीसरा लेक्चर जाके देख लीजिएगा। इसकी एक प्लेलिस्ट भी तैयार हो जाएगी, आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर मॉडर्न हिस्ट्री सर्वव्यापी स्टडीज, आपको मिल जाएगा। या फिर मॉडर्न हिस्ट्री बाय विनीत तिवारी सर्च करिएगा, मिल जाएगा। जो है कि क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इटली आ गए। अब उस समय कैसा माहौल था आपको बता चुके थे, कितना अंधविश्वास था, कितना धर्म पर, चर्च पर लोग निर्भर रहते थे हैं। और यहाँ के विचारक ये जो है व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, और व्यापारिक मार्ग भारत से जो यूरोप का व्यापार हुआ करता था, ये पूरा यूरोप, इसका व्यापार जो भारत से हुआ करता था, इसके 3 व्यापारिक मार्ग हमने बताए थे। शर्मा जी जरा एक बार बताइए हमको। एक रसिया होकर के जाया करते थे। हाँ, रसिया से होकर, मध्य एशिया से रसिया से होकर कहाँ, बाल्टिक देश। हाँ पूरा बताइए करिए। यहाँ से वो स्थल मार्ग था, भारत से इसे मध्य एशिया होकर और फिर रसिया से निकल कर, क्योंकि रसिया आधा चूंकि जो है कि एशिया में पड़ता है, आधा यूरोप में पड़ता है, तो उससे बन गया यूरेशिया और रसिया। उसके बाद तो जो है कि यहाँ से होकर रसिया से होते हुए इधर बाल्टिक देश। बाल्टिक देश कौन कौन से 3 थे? लिथुआनिया, हाँ, लताविया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, तीनों, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। यहाँ जाया करते थे बाल्टिक देश, और बाल्टिक देश से फिर पूरे यूरोप में। ये स्थल मार्ग था, जमीन के रास्ते। 2 समुद्री मार्ग हमको बताइए। एक कुस्तुनतुनिया होकर के, पहले ही कुस्तुनतुनिया पहुंच जाएंगे। समुद्री मार्ग इधर से जाएंगे, कहें कि हमको जाना है पश्चिम, यूरोप से व्यापार करना। यूरोप पश्चिम में है, और पश्चिम में सागर कौन सा पड़ेगा? ये अरब सागर पड़ेगा। यहाँ से, भारत से यहाँ से निकलेंगे तो अरब सागर से पहले होते हुए जाएंगे हैं। एक फोटो देखिए, तो ये हमारा ये जो है कि सेकेंड डे के लेक्चर का है। इसमें 3 व्यापारिक मार्ग आपको दिख रहे होंगे, 2 नीचे 1 ऊपर लिखा है। अब देखिए हम आपको बताते हैं। तो अरब सागर से होते हुए, और पहला मार्ग कि यहाँ से हम फारस की खाड़ी निकल जाएंगे। फारस की खाड़ी है पर्सियन गल्फ, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। यहाँ से निकलकर, और ये जो पश्चिमी एशिया है, जिसमें सऊदी अरब आपका हो गया, यमन, ओमान, इधर टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सब जो देश हैं, जो है कि एशिया का मैप देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है कि पश्चिमी एशिया में आ जाते थे, और पश्चिमी एशिया से होते हुए इधर निकल जाते थे भूमध्य सागर। ये पूरा भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर में निकल जाते थे। और भूमध्य सागर से निकलने के बाद यहाँ सीधे इटली पहले पड़ता है, इटली चले गए। इटली को बहुत ज़्यादा बड़ा हम बना दिए हैं, इतना बड़ा नहीं है बाबू, इतना लंबा नहीं है, ऐसे तिरछा ऐसे है, थोड़ा छोटा। तो इटली में चले जाते हैं, और फिर इटली से व्यापार पूरा। तीसरा मार्ग बताइएगा हमें जरा, तीसरा मार्ग क्या था? तीसरा मार्ग ये जो बीच में खाली दिख रहा है। खाली? कहाँ खाली दिख रहा है? हई वाला? हाँ, ये क्या है? लाल सागर है। लाल सागर, लाल सागर, रेड सी अंग्रेजी में बोला जाता है। अच्छा, लाल सागर है, कोनो काला सागर भी है क्या? काला सागर है? वो है। कौन कौन सा? ब्लैक सी? नहीं पता। ये जो दिख रहा है ये काला सागर है, ठीक है। कोनो कैस्पियन सी भी है क्या? इसके बगल वाला माने हई? हाँ। ये सागर नहीं है। सागर कैसे हो सकता है? चारों देखिए, जो है कि चारों ओर से जमीन से घिरा है। इधर कहीं कहीं आपको, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, इधर भी पूरा लैंड लॉक्ड है ना। तो सागर कैसे हो सकता है? जमीन तो खुद सागर से घिरा होता है, सागर जमीन से कैसे घिरा होगा? यही सागर है, भूमध्य सागर। देखिए ये निकल जा रहा है इधर से रास्ता इसका, ये अटलांटिक ओशियन में निकल जा रहा है, ये अटलांटिक महासागर इधर पूरा।
जो है कि ब्लैक सी भी है, ब्लैक सी बाद में जाकर यहाँ पर भूमध्य सागर में मिल रहा है, लेकिन ई सागर नहीं है। ई कहाँ जाएगा? ये झील है और दुनिया का सबसे बड़ा झील है, चूँकि कैस्पियन सागर, और चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, झील है, इसलिए इसको लोग सागर बोलते हैं, कैस्पियन सागर। हम खैर कहाँ थे? तो लाल सागर दूसरा मार्ग था, लाल सागर जाओ बबुआ, और यहाँ से मिस्र चले जाओ। अफ्रीका में यहाँ पर हिस्सा जो मिस्र का है, मिस्र चले जाओ, इजिप्ट चले जाओ, और मिस्र से फिर निकल जाओ भूमध्य सागर, और फिर भूमध्य सागर से वही इटली। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों समझ में आई? भैया इधर से जाते थे, पश्चिमी एशिया के कई राज्य पड़ते थे, कर लगाएंगे ना, इधर से जाएंगे तो ये सब राज्य अब नहीं पड़ेगा, ये सब सऊदी अरब जो है कि इराक, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, ये सब नहीं पड़ेगा। इधर सीधे इजिप्ट में निकल आएंगे और इजिप्ट से सीधे भूमध्य सागर। लेकिन बात ये हो गया कि जब अधिकार पूर्वी रोम पर ओटोमन एम्पायर का हो गया, तो दोनों ये जो समुद्री मार्ग थे, चाहे आप इधर से जाइए फारस की खाड़ी से होकर जाइए, तब भी जो है कि ओटोमन बैठा है, चाहे आप इधर लाल सागर से होकर जाइए तब भी इजिप्ट में बैठा ही है, हैं? तो चारों ओर से ही रोक लगा देगा। धर्म भी अलग अलग, द्वंद्व भी चल रहे हैं, व्यापार बढ़िया से नहीं करने देगा, और नहीं करने दे रहा था। आज जिसको करने भी दे रहा था, कर बहुत लगा रहा था, टैक्स। लोग परेशान हो गए, इनको समझ में आया जरूरत एक नए व्यापारिक मार्ग की, नए समुद्री मार्ग की। तो फिर खोज होना शुरू हुआ। और उसके पहले पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार, ये भी सब बता ही चुके हैं, क्योंकि व्यापारिक केंद्र चूँकि इटली था, तो यहाँ पर सभी जगह के, हर जगह के लोग आते थे, सबकी संस्कृति अलग, विचारधाराएं अलग। तो सब जब संस्कृतियाँ मिलती थीं, संगम जब होता था संस्कृतियों का, तो एक नई संस्कृति, एक नया विचार उत्पन्न होता था। वो बड़े प्रबुद्ध, खुले विचार के आदमी थे, लोग थे। और उन्होंने जब उन ग्रंथों को पढ़ा जो यहाँ से लोग भाग कर ले गए थे इटली में, उन ग्रंथों को पढ़ा तो उसका इंटरप्रिटेशन दूसरी तरह से किया कि भैया ये इतने स्वतंत्र विचार वाले इन्होंने लिखा है, इतना बढ़िया, और तुम कैसे इतना चर्च पर निर्भर हो, धर्म इतना अंधविश्वास कैसे है। और फिर नए नए चीज़ों को लिखना उन्होंने शुरू किया, नए नए विचारों को लिखना शुरू किया, जो है कि उस समय छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू हो गया। वो विचार खूब तेज़ी से फैला यूरोप में, और वैचारिक क्रांति का पुनर्जागरण का समय आया। ये सब डिटेल में बता चुके हैं, आप देखिएगा एक बार लेक्चर। तो अब जब चीज़ें सही से शुरू हुई तो लोग प्रमाण मानने लगे। अब आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर रहे थे, प्रमाण मांगने लगे। प्रमाण देने के लिए खोज होनी शुरू हुई, कई सारे खोज होने लगे, तकनीकी का विकास होने लगा। फिर जो है कि तकनीकी का विकास हुआ, मशीनें बनी, मशीनों की सहायता से प्रोडक्शन बढ़ा, मुनाफा ज़्यादा हुआ, उससे प्रेरित होकर इन्होंने उद्योग लगाए, औद्योगिकीकरण हुआ। उसके बाद जो है कि अब औद्योगिक क्रांति आ गई, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता था, तो सरप्लस बच जाता था। सरप्लस माने जो अधिशेष अपने यूज के बाद जो बच गया, तो उसको बेचना है। कहाँ बेचेंगे? मार्केट चाहिए, मार्केट बहुत बड़ा है, भारत, एशिया पूरा। बेचना ही नहीं, यहाँ से ले भी जाना है मसाले की बहुत ज़रूरत, क्योंकि ठंडा प्रदेश है शर्मा जी, और वहाँ पे वही सब नॉन वेजिटेरियन वही सब चलता है, और वो दुर्गंध उससे ना आए, उसको बचाने के लिए मसाला बहुत लाभदायक होता है। तो जो है कि मसाले ले जाया करते थे यहाँ से। अब इन्हें समझ में आया कि भैया नया रास्ता का खोज हो, क्योंकि ये एक स्थल मार्ग है, इसमें तो बीच में कई सारे राज्य पड़ते हैं, बहुत लंबा रास्ता भी पड़ जाता है। तो नया मार्ग के खोज के लिए जो है कि खोज का युग चला, और कई लोग गए। सबसे पहले हम आपको बताए थे क्रिस्टोफर कोलंबस गया स्पेन से, पुर्तगाल का ही था, ये पुर्तगाल रहा, लेकिन पुर्तगाल के राजा ने भगा दिया, सब कहानी बताए थे। तो स्पेन से गया तो ये भारत को खोजने गया, और कहाँ चला गया? कैरेबियन आइलैंड। किधर है बबुआ? दिखाते हैं इसको, जो है कि भैया थोड़ा मिटाओ। देखिए ये है यहाँ कैरेबियन आइलैंड, कई सारा आइलैंड है, द्वीप का समूह है। कैरेबियन आइलैंड पहुंच गया कोलंबस 1492 में, और कहा कि हम इंडिया को खोज दिए। हालांकि थोड़ा नीचे होगा, ऊपर हो गया नक्शे में, आप
उसके लिए थोड़ा माफ़ करिएगा, थोड़ा नीचे होगा। तो यहाँ आ गया और कहा कि हम खोज दिए भारत। बाद में पता चला ये तो भारत है ही या नहीं है, भारत तो ही है। तो ये कहा कि ठीक है, ये पश्चिम का भारत है, पश्चिम का भारत है, पश्चिम का इंडिया है, तो वेस्ट इंडिया, तो नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज। कैरेबियन आइलैंड्स का नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज। उसके बाद एक और इंसान आया, अमेरिगो रेस्प्यूची। अमेरिगो रेस्प्यूची वो थोड़ा और आगे गया, यहाँ से थोड़ा और आगे गया और कहा कि तो नया दुनिया हमको मिल गया, उत्तरी अमेरिका। क्या मिला शर्मा जी? उत्तरी अमेरिका। उस समय लोग जानता था कि तीने गो महाद्वीप है, तीने गो कंटिनेंट है और धरती चपटी है। एगो ये अफ्रीका है, एगो यूरोप है, इधर एशिया है, चौथा आ गया। तो इसको लोगों ने कहा कि डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, नए विश्व की खोज। तो क्योंकि अमेरिगो रेस्प्यूची ने खोजा था, इसलिए अमेरिगो रेस्प्यूची के नाम पर इसका नाम पड़ गया अमेरिका। बाद में पता चला एगो नीचहू है, ये भी अमेरिका। तो इसको उत्तरी अमेरिका, इसको दक्षिणी अमेरिका, और बाद में नीचे अंटार्कटिका भी आ गया। आई, और इधर फिर ऑस्ट्रेलिया भी मिल गया, तो 7 गो महाद्वीप हो गए। इन्हें पहले 3 गो जान रहे थे लोग। ऑस्ट्रेलिया हालांकि वो ओशिनिया है, कभी बताएंगे। ओशिनिया का चूंकि 95% हिस्सा ऑस्ट्रेलिया की ऑक्यूपाई करता है, इसलिए उसने घोषित कर दिया अपने आप को ही महाद्वीप के रूप में, लेकिन है वो ओशिनिया। ओशिनिया में कई सारे देश हैं। खैर जो है कि कहाँ थे हम, तो कोलंबस आ गया। फिर जो बाद में जो है कि वास्को ड गामा 1498 में वो आया भारत। यहाँ से पुर्तगाल लिस्बन राजधानी से चला और जो है कि यहाँ अफ्रीका के इस दक्षिणी तट पे आया और फिर यहाँ से जो है कि पहुँच गया कोची। 1498 में वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। शर्मा जी 3 बार भारत आया था, बताइएगा कब कब आया था? एक तो 1498 में, दूसरा 1524 में जब गवर्नर बन के आया था, तीसरा क्या, तीसरा बीचवा में आ गया था 1498 के 3 साल बाद 1501 में आ गया था। 1498 में आया, 1501 में आया और 1524 में उसको गवर्नर बना के वाइसरॉय जिसको बोला जाता है उनकी भाषा में, वाइसरॉय का टाइटल दिया, वाइसरॉय बनाकर भारत का भेज दिया 1524 में वास्को ड गामा को। और वास्को ड गामा यहीं पर मर गया, भारत में ही मर गया, वो वापस नहीं जा सका। भारत में कोची में ही उसका कब्र मिल जाएगा आपको। हालांकि बाद में वहाँ से उसके अवशेष ले जाकर लोगों ने लिस्बन में उन्होंने दफनाया, लेकिन आज भी जो है कि कब्रगाह उसका कोची में आपको मिल जाएगा। वास्को ड गामा का 3 बार भारत आया था। खैर ये सब कहानी हम देखे थे। फिर आगे देखे थे हम कि भैया कैसे जो है कि फिर यहाँ से डच भारत आए, ये नदरलैंड से, ये नदरलैंड का हिस्सा, यहाँ से डच भारत आए। और फिर हमने आगे देखा कि जो है कि भैया ये डेनमार्क से ये डेनिश भी आ गए, ये स्वीडन से स्वीडिश भी आ गए, डच तो आइए गए हैं खैर। और जो है कि फ्रांस, ये फ्रांस का हिस्सा, ये फ्रांस भी आ गए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिशर्स तो भैया सबको हरा के एकदम आ गए। ब्रिटिशर्स कहाँ पर, ये सब कहानी बता चुके थे, ब्रिटिश का खेला सब, ग्रेट ब्रिटेन का खेला सब बता चुके थे। ये जो ग्रेट ब्रिटेन से जो है कि ब्रिटिशर्स आ गए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों उसमें जो है कि आपका क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन से ब्रिटिशर्स हैं आपको, चूँकि हम पहले बता चुके थे ये 3। और इधर जो है कि आयरलैंड हो गया, आयरलैंड, ये चारों मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं और चारों की राजधानी लंदन ही है। ये सब बता चुके हैं कहानी अब। तो यहाँ से भैया ब्रिटिशर्स भी आ गए और लंबा संघर्ष चला, सबको हटाया इन्होंने और खुद इनका आधिपत्य शुरू हो गया। पहले भारत से व्यापार शुरू नहीं किए थे, पहले कहाँ, मसालाई द्वीप जो हैं, इंडोनेशियाई द्वीप जो हैं, इधर यहाँ से व्यापार शुरू किया मसाला का, यहाँ से मसाला ले जाया करते थे। बाद में इन्हें समझ में आया कि यहाँ पर सूती कपड़ा का डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो भारत में मिलता है। यहाँ से गए मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम से सूती कपड़ा लेकर आए और विनिमय वस्तु के रूप में, यानी बार्टर सिस्टम जिसको बोला जाता है, गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, तो सामान के बदले सामान,
यहाँ पर ले जाते थे, सूती कपड़ा देते थे और यहाँ से मसाला ले जाते थे और फिर उस मसाले को बेचते थे यूरोप में। इससे इनको मुनाफा बहुत ज़्यादा होने लगा। जहाँ पहले 20 से 40% होता था, अब 200-300% मुनाफा होने लगा। जब ये सूती कपड़ा ले जाकर बेचते हैं और उसके बदले मसाला लेते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला उसके बदले इन्हें मिल जाता, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा था। तो एक ट्रायंगल व्यापारिक त्रिकोण इन्होंने बना लिया, जो है कि भैया यहाँ से आएंगे मसालाई द्वीप और यहाँ से भारत, और फिर जो है अपने भारत से यहाँ और यहाँ से फिर यूरोप, एक त्रिकोण बना लिए थे। फिर चाह रहे थे कि हम भारत में व्यापार करने लगे, मंजूरी हमें मिल जाए, हम करें, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहुंचा, उसे मंजूरी मिली नहीं। बाद में 1611 तक इन्हें मंजूरी मिल गई। 1613 में इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री बैठा ली। मसूलीपट्टनम से तो खैर व्यापार शुरू हो गया था। 1613 में सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बैठा ली। उसके बाद थोड़ा व्यापार करने लगे। 1615 में दूसरा दूत आया था, राजदूत, क्या नाम था शर्मा जी, हॉकिंस का, सर टॉमस रो, इसको थॉमस रो भी बोलते हैं, वो आया। 3 साल भारत में रहा और 3 शहरों में रहा। कहाँ है? कोची, अजमेर, मांडू और प्रयागराज, आज का जो इलाहाबाद उस समय हुआ करता था। प्राचीन समय में भी प्रयागराज ही था, बीच में इलाहाबाद हो गया। इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। इलाहाबाद जो पहले प्रयागराज हुआ करता था, तीर्थों का राजा प्रयागराज। तुलसीदास जी लिखते हैं, माघ मकर गात रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब माघ महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो सभी तीर्थपति आते हैं। तीर्थपति हैं आवश्यक को। तीर्थपति कौन है? तीर्थों का पति कौन है? तीर्थों को राजा कौन है? भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, 2 चौपाई पहले आई, प्रयागराज। तो प्रयागराज तीर्थों का राजा है और प्राचीन नाम यही था, तीर्थराज प्रयाग। इसी को यहीं पर त्रिवेणी बोला जाता है। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सब आते थे, देव धनुज किन्नर नर, सभी श्रेणी के लोग आते थे और सादर आदर पूर्वक, मज्जहि माने नहाना, नहाते थे, सकल सभी, अवधि भाषा है, सकल माने सूरत में, सभी किस में नहाते थे? त्रिवेणी में। त्रिवेणी माने शर्मा जी, त्रिवेणी माने 3 नदियों का संगम। 3 नदियों, कौन कौन 3 नदी का संगम? गंगा, हाँ, यमुना का, गंगा यमुना के आगे सरस्वती। लेकिन ये बात बताइए हमको, वहां तो 2 को नदी मिलती है, गंगा और यमुना, सरस्वती कहाँ से आ गई? हाँ, सरस्वती कहाँ से आ गई? प्रश्न हो सकता है। 2 ही संगम हम लोग को भैया सुनने को मिलता है, जानने को देखने को मिलता है, गंगा और यमुना का संगम। वहीं पर जाके नहाते हैं। संगम में स्नान किए आप जाकर? हम गए थे, एकदम बीचों बीच, एकदम जो है कि नदी के एकदम बीचों बीच नाई से ले जाता है सब, और 2 गो नाई, एगो इस बगल नाई बड़का नाई, एगो इस बगल बड़का नाई। आप बीच में बांस उस गाड़ के नीचे पटरा लगा देता है, सब कुछ फिट नीचे, यहाँ तक पानी आ जाए। वहाँ पर गंगा यमुना का एकदम संगम होता है, पानी थोड़ा अलग वहाँ पर होता है, हरा हरा आपको थोड़ा दिखेगा। वहाँ पर स्नान किए थे हम, पिछले वर्ष ही गए थे। तो जो है कि गंगा यमुना के संगम में स्नान करते हैं। सरस्वती तो है ही नहीं, फिर त्रिवेणी कैसे? शर्मा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होकर, वो भी प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के विद्यार्थी होकर, और जो है कि आपको नहीं पता, प्राचीन इतिहास बढ़िया से पढ़िए। एक नदी का उल्लेख होगा, दृशद्वती नदी। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मध्य का काल, 1500 ईसा पूर्व और 2000 ईसा पूर्व के मध्य का काल, दृशद्वती नदी, जिसको आज हम यमुना नदी कहते हैं, हरियाणा से बहती थी। सरस्वती नदी भी बहती थी। उसमें बहुत बड़ा भूचाल आया, भूकंप आया। हरियाणा और राजस्थान के जमीन के नीचे से पहाड़ ऊपर उठने लगा। पहाड़ ऊपर उठने लगा कैसे भैया? पहाड़ कैसे ऊपर उठता? उठता ही नहीं, उड़ता भी है, उड़ता था। वो इंद्र ने काट दिया पंख सब पर्वतों का, तो फिर स्थिर हो गए। लेकिन भला हो पवन देवता का कि मैनाक पर्वत, जो सोने का पर्वत था, उसको उड़ा के ले जाकर समुद्र में छिपा दिए।
उसका पंख बच गया। या सोना का पंख गिरा होता ज़मीन पर, सब झगड़ने लगते सोना के लिए, मार काट हो जाता, फिर उसी समय नया सभ्यता का फिर शुरुआत हो जाता है, वो सभ्यता अंत हो जाता उसी समय। लेकिन वो छिपा दिए, और फिर इन लोगों को जो है कि पश्चिमी देशों को, इन लोगों को मिल जाता मौका कि हाँ इंद्र यही सब आर्य सब यही सब करवाया, सब एक और मिल जाता है, पहले करता है सब, यही सब नरसंहार करवाया, सब पंख काट के गिरा दिया, और उस पर झगड़ा हो गया सोना का पंख के लिए, और सब अपने में मार काट के मर गया। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया और नई सभ्यता जन्म ले लिया, एक नया मिल जाता है इन लोग को। अभी तो जन्म मिला उसी पर पर्दाफाश हम बहुत पहले कर चुके हैं, पिछले साल ही एक वीडियो बनाए थे, किए थे। खैर वो तो बचा के लेते गए। अब खैर इस पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो भूगोल पढ़ लीजिए, भूगोल में आप पढ़ेंगे एक इधर से आया एक इधर से आया, ऐसे लड़ा, ऐसे ऊपर उठ गया, तो हम पढ़ाएंगे भूगोल, चिंता मत करिए। तो जमीन ऊपर उठने लगी, और जब ऊपर उठ गई तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी का आधा पानी जाके दृश्यवती नदी में मिल गया। शर्मा जी ध्यान दीजिएगा, सरस्वती नदी का आधा पानी कहाँ मिल गया? दृश्यवती नदी, जो यमुना नदी है। जब आधा पानी उसमें मिल गया, वो आधा पानी भी उसी नदी के साथ बहने लगा। हाँ, तो आज भी यमुना नदी के साथ सरस्वती नदी का भी पानी बह रहा है, 4000 साल पहले से, 4000 साल पुराना इतिहास है। तो इसलिए हम कहते हैं त्रिवेणी, क्योंकि गंगा है, यमुना है, और यमुना के साथ सरस्वती नदी का भी पानी है। ये ऐसे नहीं बोल रहे, वैज्ञानिक खोज से पता चला है ऐसा, जो है कि अभी इसमें पता ना क्या रहस्य होंगे, सभी तो रहस्य। खैर त्रिवेणी का रहस्य आपको पता चल गया। इलाहाबाद नाम कैसे पड़ा? प्रयागराज तो नाम था, अकबर था, अकबर ने देखा बड़ा सुंदर शहर है, सब लोग यहाँ आते हैं नहाने, नाग मकर गत रवि जब होई तीरथपति ही आओ सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, आ पूज ही माधव पद जल जाता, परस्य खय बटु हरस ही गाता। इतना महत्व है यहाँ का, ये तो भगवान का नगरी है, भगवान की नगरी है, अल्लाह का शहर है, तो नाम रख दिया इलाहाबाद, जहाँ पर अल्लाह का वास हो, अल्लाह का जो शहर इलाहाबाद, अकबर ने नाम रखा इलाहाबाद। और यही इलाहाबाद बाद में जाकर इलाहाबाद बना, अंग्रेजी में जिसको इलाहाबाद भी लिख देते हैं। लेकिन अब फिर योगी जी भैया नाम बदल के फिर प्रयागराज, पुराना वाला आ गया, जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, फिर गाने लगे, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे सम्मा से कहीं लो ये झिलमिला के मिले। तो खैर ये तो इलाहाबाद की कहानी। तो प्रयागराज में 3 जगह रहा 3 साल, अजमेर, मांडू और प्रयागराज। और 3 साल में जो है कि कुछ कोठियाँ, कुछ फैक्ट्री लगाने की, कुछ गोदाम लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली, और 1519 में वापस चला गया। कुछ गड़बड़ है क्या? तो 1519 में वापस चला गया अपने देश, अपने वतन। तो इसके बाद 1523 तक कई सारी फैक्ट्रियां देखते हैं हम। 1523 कह रहे हैं, भूल कर थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप कमेंट करने लगेंगे 1623। 1600 में तो अबे किया, 1602 में, हम 1523 में पहुंच गए। तो 1623 में जो है कि इससे पहले 1608 की जगह पर 1408 नहीं ना बोले थे हम, तब बढ़िया है, तो फांसी लग जाता हमको। 200 साल पहले ही हमको 400 साल गुलाम हम लोग रखवा रहे हैं। खैर 1623 में कई सारी फैक्ट्रियाँ देखने को मिलती हैं, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, जो सब गुजरात में है, लिख लीजिएगा, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद। फिर राजस्थान में अजमेर, और फिर यूपी में आगरा। सुन रहे हैं शर्मा जी? लिख लिया करिए। और जो है कि मसूलीपट्टनम तो था ही। तो ये सारी फैक्ट्रियाँ मिलती हैं। इसके बाद ये 100 साल तक शांत, धीरे धीरे व्यापार। बीच में 1661 में आपको बता चुके थे, वो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा, सागर जैसी आँखों वाली, विवाह हो गया और बम्बई मिल गया, कई सारा अधिकार मिल गया कि हमारे कॉलोनी में आप बढ़िया एकदम मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। ये सब तो वह बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा, तीनों लेक्चर देख लीजिएगा, 3 घंटा का होगा।
खैर, तो जो है कि अब क्या हुआ, तो उससे 100 साल तक धीरे धीरे व्यापार कर रहे थे, धीरे धीरे। लेकिन उसके बाद इनका जो स्पीड पकड़ता है मैग्ना कार्टा के बाद, मैग्ना कार्टा का रहस्य बताएंगे आपको। पहले इस मध्य भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। 18वीं सदी के मध्य भारत की राजनीतिक दशा, 18वीं सदी यानी 1700 पार किए, आप 1701 में पहुंचे, 1702, ये सब 18वीं सदी का प्रारंभ हो गया। इसे अभी हम 21वीं सदी में हैं, क्योंकि 2000 कुछ चल रहा है ना, तो 21वीं सदी में है। 2100 पार करेंगे, सन 2100, तो 22वीं सदी में पहुंच जाएंगे। 2000 से पहले 1498, 1998, 1999 क्या था, 20वीं सदी था। 18वीं सदी यानी कि 1700 पार होने के बाद, 1700 ईस्वी पार होने के बाद 18वीं सदी। 18वीं सदी के मध्य में बोल रहे हैं, यानी बीच में, 1740-60 इस बीच में, क्योंकि इसी बीच में सब खुराफात हुआ। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटिक वार, सब बताएंगे। राजनीतिक दशा क्या थी, कैसी थी, इसको समझेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वैसे लेनी जैसी कोई इसमें बात है नहीं, सब बस फालतू का चीज़ है, देख लीजिए। हाँ, तो अब आगे देखें हम 18वीं सदी के मध्य भारत की राजनीतिक दशा। मिटाने वाला कहाँ गया, डस्टरवा कहाँ गया, ओहो यहाँ लुकाया है, इसको मिटा देते हैं, मिटाना जरूरी है। अरे बंदों सुख राशि अविनाशी, काशीपति कैलासी नाम, काशीपति कैलासी नाम, काशीपति कैलासी नाम। हाँ, तो देखिएगा हुआ क्या, परिस्थितियां ऐसी हुई। 1707 में तो औरंगजेब उड़ गया ऊपर, उसके बाद राजा बना बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम जिसको कहा जाता था, मुअज्जम नाम था, बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 में वो गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने एक खुराफात किया था, भाई शिवाजी महाराज को तो नहीं हरा पाया, कहो। उनके बेटे थे संभाजी, उनको अब षड्यंत्र रच के, छल से, जो भी हो कहिए, पराजित किया। और उनके बेटे, संभाजी के बेटे साहू जी को कैद कर लिया, संभाजी को मार दिया, पराजित किया, कैद बंदी बनाया और उनको मार दिया। कितना दर्दनाक वो किया था उसे आप जानते हैं। और संभाजी के बेटे साहू जी को कैद कर लिया उसने, और बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक कैद में रखा। 1707 में जब उसकी मृत्यु हुई तो साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने रिहा कर दिया। शर्मा जी, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक ये शासक था। बहादुर शाह प्रथम बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को रिहा कर दिया। संभाजी के पुत्र, शिवाजी के पोते साहू जी को रिहा कर दिया। क्यों रिहा कर दिया? साहू जी के एक ताऊ जी थे, राजा राम। क्या थे? ताऊ जी, राजा राम। और राजा राम जी की एक पत्नी थी, साहू जी की ताया जी ताराबाई, ताया जी ताराबाई थी। साहू जी इधर कैद और इधर राजा राम अपना शासन। राजा राम मर गया, उसके बाद इसका पुत्र जो था, ताराबाई ने क्या किया, अपने पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से, शर्मा जी शिवाजी द्वितीय के नाम से, ये भी शिवाजी महाराज के जैसा वीर बनेगा हमारा बेटा, शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा दिया। साहू जी कैद में, शिवाजी द्वितीय गद्दी पर। इसका भाई, चचेरा भाई
ताराबाई ने गद्दी पर बैठा दिया। राजा राम की मृत्यु हो चुकी है, ताराबाई संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही हैं क्योंकि शिवाजी द्वितीय बहुत छोटा। बहादुर शाह प्रथम ने रिहा इसलिए किया क्योंकि ये जानता था कि साहू जी जैसे कैद से छूटेगा, राजगद्दी पर अपना अधिकार जमाना चाहेगा और फिर इन दोनों में संघर्ष होगा, फिर मराठे अपने आप में लड़ेंगे और हम इसका फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। तो हुआ भी यही, 1707 में रिहा हुए और 1713-14 तक ताराबाई से संघर्ष चलता रहा साहू जी का, और अंत में ये विजयी हुए। इनके विजय में सबसे बड़ा योगदान जो था बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। साहू जी विजयी हुए और प्रसन्न होकर बालाजी विश्वनाथ, जो ब्राह्मण थे, थोड़े वृद्ध थे, उतने वृद्ध नहीं फिर भी थोड़े, उम्र इनकी ज़्यादा थी, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। पेशवा, पेशवा यानी प्रधानमंत्री समझ लीजिए आज के समय का। पेशवा पद होता था। शिवाजी महाराज के विषय में हमने पढ़ा होगा, उनके मंत्रिमंडल में 8 प्रधान हुआ करते थे और 8 प्रधान, उनमें वो मंत्री माने सब, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ होते थे वो पेशवा होते थे, 8 प्रधान के ऊपर। तो पेशवा प्रधानमंत्री, और जो राजा का पद होता था उसे छत्रपति कहा जाता था, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो साहू जी बने छत्रपति और पेशवा बनाया बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ भी बड़े दिमागी किस्म के आदमी, ब्राह्मण। जो चाल मुगलों ने चली थी वही चाल अब ये चल रहे हैं, वही फायदा उठा रहे हैं। अब मुगलों में राजगद्दी के लिए औरंगजेब के बाद उतना कोई योग्य शासक हुआ नहीं, और जब शासक शक्तिशाली नहीं होगा, जब ऊपर वाला जो बैठा है मालिक वही कमज़ोर होगा, तो नीचे वाले अपने आप को बनने लगेंगे स्ट्रांग, सब बनने लगे और गुटबंदी दरबार में शुरू हो गई। सभी चाहते थे कि हमारे पसंद का राजा बने। उसी बीच सैयद बंधु, आपने सुना होगा, 2 थे बड़े खुराफाती सैयद बंधु। नाम था उनका ये सैयद हसन अली, आगे क्या है, एक सैयद हसन अली था और एक सैयद अब्दुल्ला था। सैयद हसन अली खान बरहा, नाम पूरा सैयद हसन अली खान बरहा, सैयद हसन अली खान बरहा। खां बरहा शायद ऐसे लगता है, कैसे भी लगता हो। और एक सैयद अब्दुल्ला था, दोनों भाई थे। इन्हें सैयद बंधु के नाम से जाना गया और इन्हें किंग मेकर बोला गया, जो है कि राजा के निर्माता बने, ये राजा बनाने वाले। जब जिसको चाहे राजा बना दे, जब जिसको चाहे गद्दी से उतार दें, बैठा दें। 1712 में जहांदार शाह, बहादुर शाह प्रथम के बाद राजा बना जहांदार शाह। 1 साल तक इसका राज चला कि सैयद बंधुओं ने इसको गद्दी से हटाकर और बिठा दिया फर्रुख सियार को। फर्रुख सियार ने जहांदार शाह की हत्या कर दी, सैयद बंधुओं ने सहयोग किया और ये बन गया फर्रुख सियार राजा। 1713 से 1719 तक इसका शासन रहा। और इसमें सहायता सैयद बंधुओं की बालाजी विश्वनाथ ने भी, और इसके बदले बहुत लाभ इन्होंने भी प्राप्त किया। जब इसको देंगे तो कुछ लेंगे भी। 1713 मिस्टेक से मिस्टेक हो जाता है। तो 17, तो अब कुछ देंगे तो कुछ लेंगे भी। संधि होती थी कि हाँ हम आपकी सहायता करेंगे इस कार्य में, आप हमको ये दीजिएगा। और इस तरह ये अपनी शक्ति बालाजी विश्वनाथ बढ़ाने लगे। प्रधानमंत्री भाई सब काम यही करते थे। छत्रपति जो है कि पूरा विश्वास इन पर करते थे, बालाजी विश्वनाथ पर, और थे भी विश्वास लायक आदमी। तो सैयद बंधुओं की सहायता करते थे जब ये जिसको गद्दी पर बिठाना चाहते थे और उतारना चाहते थे, और उसके बदले लाभ ये अपना उठाते थे। अलग अलग संधियाँ होती थी। फर्रुख सियार को बिठाया। ये फर्रुख सियार, और इस बाद में इसी फर्रुख सियार को फिर इन्होंने मरवा दिया सैयद बंधुओं ने, फर्रुख सियार का। और इसके बाद वो मोहम्मद शाह को बिठाया, जिसे रंगीला कहा गया, मोहम्मद शाह रंगीला। उसी के समय में नादिर शाह आया था, आगे बताएंगे हम। पूरा तख्ते ताउस जिसमें कोहिनूर हीरा भी जड़ा था, लेते गया, बताएंगे आगे। तो फर्रुख सियार को मारकर फिर जो है कि
ये अपने फर्रुख सियार ने अपने चाचा ताऊ जी को मारा, और फिर फर्रुख सियार के बाद ये मोहम्मद शाह, फर्रुख सियार को ही मरवा दिया सैयद बंधुओं ने, मोहम्मद शाह रंगीला, इसे रंगीला कहा गया। 1719 से 1748 तक इसका शासन रहा। एक मज़ेदार किस्सा आपको सुनाते हैं। हमने कहा था कि 100 साल तक अंग्रेज धीरे धीरे अपना व्यापार बस कर रहे थे, धीरे धीरे, लेकिन 100 साल बाद ऐसी परिस्थिति आई फर्रुख सियार के समय में, 1717 में, जब अंग्रेजों के हाथ लग गया महाधिकार पत्र। क्या था जरा देखिएगा। जॉन सरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक मिशन आया फर्रुख सियार से मिलने 1717 में। उस मिशन में पहले 2 लोग शामिल हुए। एक विलियम हैमिल्टन था, वो तो बाद में आया। विलियम हैमिल्टन से पहले एडवर्ड स्टीफेंस। इन्हें कुछ अधिकार चाहिए थे, कुछ बातें करनी थी कि हमको ये अधिकार दे दीजिए व्यापार के लिए। एडवर्ड स्टीफेंस। दूसरा विलियम हैमिल्टन। क्यों शामिल किया गया विलियम हैमिल्टन? दिमाग। फर्रुख सियार अभी बीमार चल रहा है, पूरे देश के सभी चिकित्सक हाथ खड़े कर दिए हैं, उनके बस की बात नहीं है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। एक सर्जन की आवश्यकता है, हम साथ में सर्जन भेज दें, वो ठीक कर देगा और बदले में हम खूब अधिकार प्राप्त करेंगे। खुश हो जाएगा फर्रुख सियार। तो विलियम हैमिल्टन जो सर्जन था, इसको नियुक्त किया। विलियम हैमिल्टन 2 हो गए। इसके बाद समस्या ये आई, ये अंग्रेजी जानने वाले और ये भैया मुगल फारसी जानने वाले, ये कहेगा सब योर एक्सेलेंसी हमको अधिकार प्राप्त करने आए हैं इधर, हमको ये बंगाल में वार्षिक हो हम टैक्स दे देगा, भाड़ा नहीं देगा, ये अधिकार दे दीजिए। तो ऐसे बोलेगा तो गुस्सा हो जाएगा फर्रुख सियार, बोलेगा गुस्ताख, तुम ये किस जबान का इस्तेमाल कर रहे हो। अब गुस्सा हो जाएगा, तो उसके लिए चाहिए दुभाषिया। तो एक दुभाषीय को खोजा गया जो दोनों भाषाओं को जाने। उसका नाम था ख्वाजा सेहुर्द। खा को यहां तक लेते आइए, ख्वाजा सेहुर्द दुभाषिया, ये भी गया साथ में। अब जब गया तो दरबारियों ने रोक लिया कि भैया शहंशाह अभी जो है कि बीमार चल रहे हैं, किसी से नहीं मिल सकते। हम बीमार चल रहे हैं, क्या बीमारी है? हम सर्जन हैं, हम एकदम ठीक कर देंगे, तुरंत ठीक कर देंगे। जबकि पहले से जानता था बीमार चल, लेकिन अब ऐसे कर रहा है कि हम आश्चर्य हो रहा है, उस तरह दिखा रहा है। बीमार चल रहे हैं, क्या हुआ है शहंशाह को? हम एकदम सर्जन, हम ठीक कर देंगे। ये सब कहा कि हम तो सोच ही रहे थे कि विदेश ले जाएं इलाज करने के लिए, पूरे देश के सभी चिकित्सक जो है कि हाथ खड़े कर दिए हैं, वैद्य सभी, तो हम ले जाएं जो है कि विदेश में इलाज करने के लिए। और खुद विदेश का डॉक्टर आ गया हमारे भारत में। आज जैसे लालू जी का तबीयत खराब होता है, लालू यादव जी सीधे प्राइवेट जेट से सिंगापुर हैं इलाज करवा लेते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं। तो विदेश में बड़ा बढ़िया इलाज होता है। जब सोच रहा था कि विदेश ले जाएं इलाज कराने के लिए, कहा कि घर ही में आ गए भैया, जो है कि खुद कुआं प्यासे के पास आ गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जल्दी चलिए, जो रोक रहे थे एकदम मार्ग तुरंत, जल्दी चलिए। हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथी हैं, दोनों साथ में जाएंगे। किसके नेतृत्व में मिशन आया था? जॉन सरमन ऊपर बैठा था। तो गए तीनों, और सबसे पहले विलियम हैमिल्टन ने उपचार किया और फर्रुख सियार एकदम फ्रेश ठीक हो गया, एकदम खूब खुश हुआ। और खुश हुआ, कहा कि हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, मांगो क्या चाहता है, हम सब देगा। विलियम हैमिल्टन ने कहा, जो कहा वो ख्वाजा सेहुर्द ने उसको ट्रांसलेट किया
और ई एडवर्ड स्टीफेंस एकदम चुपचाप था कि हम मांगेंगे तो नहीं देगा, इससे खुश है विलियम हैमिल्टन, मांगेगा तो मिल जाएगा। तो मांगा कि शहंशाह जो है कि बार बार जो हमें कर देना पड़ता है जब जब जाते हैं और जब जब आते हैं, जब जब चीज़ें ले जाते हैं ले आते हैं, तो जो टैक्स बार बार व्यापार करने के लिए देना पड़ता है, एक ही बार काहे ना देते। हाँ समझो मिल गया तो सब अनुमति मिल जाएगा तुमको, क्या क्या चाहिए क्या। बंगाल में जो व्यापार कर रहे हैं उस पर एक ऐसा सिस्टम कर दीजिए कि एक साल में एक ही बार टैक्स देना पड़े, उस पर निःशुल्क व्यापार करें। हाँ, कितना पैसा देना चाहते हो, साल भर का 6,000 रुपया दे देगा। 6,000, तुम बस 3,000 देना, हम अनुमति दे दिया। तो 3,000 रुपया वार्षिक 3,000 रुपया कर और साल भर अपना व्यापार आप करिए बंगाल में। 3,000 रुपया बंगाल में अनुमति मिल गया। फिर कहा हम अभी संतुष्ट नहीं है, इस सबको तो मांगना था लेकिन एकदम चुपचाप था, जान रहा था कि अभी बहुत मिलेगा बिना मंगले। तो फर्रुख सियार बोल रहा है और मांगो और मांगो। कहा शहंशाह मन तो नहीं कर रहा है, आपने पहले ही हम 6,000 बोले, आप 3,000 में मान गए, लेकिन आप कह ही रहे हैं तो कुछ और दे दीजिए। ये जो है कि सूरत में भी व्यापार करने के लिए ऐसा ही सिस्टम लगा दीजिए। कितना पैसा देगा सूरत में? हाँ कि 20,000 दे देंगे। 20,000, बस 10,000 देना, व्यापार करो, मुफ्त व्यापार एकदम निःशुल्क, 10,000 बस देना। 10,000 रुपया में सूरत में व्यापार निःशुल्क। मैंने अब कब टैक्स नहीं, साल भर में 10,000 रुपया देना है, उसके बाद निःशुल्क व्यापार, कौन टैक्स नहीं। और मांगो, अभी संतुष्ट नहीं हुआ हम, और मांगो। तो और इन्होंने मांगा। कहा कि कलकत्ता के आसपास कुछ ज़मीन किराए पर मिल जाता, लीज पर किराए पर कुछ मिल जाता, वहाँ पर अपना व्यापार हम बढ़िया शुरू करते हैं, थोड़ा किला वाला बढ़िया बनवा लेते हैं। माल वाल का रक्षा करने के लिए किला बंदी चाहिए ना, कोई आके चोरी कर ले गोदाम में से, हैं तो किला चाहिए, फोर्टिफिकेशन। थोड़ा ज़मीन हमको किराए पर मिल जाता। हाँ हम दिया तुमको किराए पर ज़मीन भी दिया, कोलकाता में ज़मीन भी किराए पर ले लिया। हाँ और मांगो। हाँ अभी संतुष्ट नहीं हुआ, नहीं अब इतना दे दिया, अब नहीं, अब रहने दीजिए। नहीं मांगो तुम, हम देगा शर्मा जी, हम देगा, मांगो। अच्छा तभी बात है। तब एक काम करिए, 1672 में हम एक चीज़ शुरू किए थे। 1672 में बम्बई में हम टकसाल शुरू किए थे। टकसाल माने जानते हैं शर्मा जी? हाँ मुद्रा नहीं है भैया, इसको अंग्रेजी में मिंट बोला जाता है। मिंट बोलेंगे तो शायद लोग समझें कुछ, क्योंकि थोड़ा आज के समय में अंग्रेजी ज़्यादा लोग समझते हैं। मिंट माने समझते हैं? जहाँ पर सिक्का मुद्रा, जहाँ पर सिक्का बनता है उस फैक्ट्री का सरकारी कारखाना का नाम है मिंट, टकसाल, यहाँ पर सिक्कों को बनाया जाता है। आज के समय में भारत में 4 टकसाल हैं, 4 जगह। एक नोएडा में है। ये सब आपको हम बताते जाते हैं, जो है कि विषय की चीज़ नहीं है, पर जब आ रहा है तो कनेक्ट हो रहा है उससे बताते हैं, थोड़ा जानकारी बढ़ जाएगा भैया। नोएडा में एक है टकसाल, एक आपका मुंबई में है, ये है, और एक जो है कि आपका हैदराबाद में है, और एक आपका कोलकाता में है। 4 टकसाल आज भारत में हैं। जब सिक्का आता है तो सिक्का पर नीचे वर्ष लिखा रहता है, किस वर्ष ये सिक्का जो है कि बना, उसके नीचे कुछ निशान आप देखते हैं। एक बिंदी, किसी सिक्के पर उस साल के नीचे एक बिंदी दिखेगा, जो साल वर्ष दिखाएगा, इस साल लॉन्च हुआ, जैसे 1914 इतना पर 2002 मान लीजिए, उसके नीचे एक बिंदी बना देगा। बिंदी जहाँ लग गया, इसका मतलब समझिएगा कि वो जो सिक्का बना है वो नोएडा के टकसाल से बना है। नोएडा के टकसाल से बनकर आया है। बिंदी देखकर आप बता सकते हैं कि कहाँ से बनकर आया है ये सिक्का। कुछ ऐसा सिक्का होगा जिसके नीचे, वर्ष के नीचे डायमंड, हीरा का चिन्ह बना होगा, ऐसे बना होगा। समझ जाइए कि वो मुंबई के टकसाल से बनकर आया है। कुछ ऐसा सिक्का आपको मिलेगा जिसके नीचे स्टार बना होगा, तारा। समझ जाइए कि वो हैदराबाद के टकसाल से बनकर आया है। और कुछ ऐसा भी सिक्का मिलेगा जिसके नीचे कुछ ना हो, कोनो निशाने ना हो, तो कोलकाता से बनकर आया है सिक्का।
ऐसे आप पहचान सकते हैं कहाँ से सिक्का आया है। पता था आपको? नहीं पता था, हम बता दिए, अब पता चल गया, धन्यवाद दीजिए हमको। हाँ ठीक। अब तो इस सबसे पहले टकसाल जो बम्बई में शुरू किया था अंग्रेज़ों ने 1672 में शुरू किया था। 1672 में यहाँ से सिक्के बनाते थे, यूरोपियन डिजाइन के सिक्के बनाते थे। धातुओं का प्रयोग यहाँ के धातुओं का करते थे, सोना चांदी तांबा सबसे बनाते थे। सोना से, चांदी से, तांबा से सबसे बनाया करते थे, लेकिन डिजाइन था यूरोपियन डिजाइन। कहा कि एक काम करिए बादशाह, आपके यहाँ जो हमारे ये जो मुंबई के टकसाल से जो सिक्के बन के निकलते हैं यहाँ पर चलता नहीं है, हमको करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे हम गए थे, हम 9वीं में पढ़ते थे तो स्कूल टूर पर गए थे, संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे। टूर पर ले गया था लोग नेपाल घुमाने। तो नेपाल में हम भारत का 10 रुपया, वहाँ का 16 रुपया होता था। तो हम लोग को करेंसी एक्सचेंज कराना, कहीं कहीं चल जाता था, भारतीय रुपया चल जाता था, कहीं कहीं नहीं लेता था। सब करेंसी हम लोग को एक्सचेंज, कई लोग जो बॉर्डर पर हम लोग जब गए पास किए वहीं पर करेंसी एक्सचेंज बहुत सारे बच्चे कराए थे, हम भी कराए थे। तो 10 रुपया वहाँ का 16, वहाँ से हम 20 रुपया का नोट भी लेकर आए थे नेपाल का। तो जो है कि लेकिन वो कपड़ा में खींचा गया, बगली में जो ना रखे थे मम्मी खींच दिए, मम्मी खींचा गया, कपड़ा आ गया। तो जो है कि 10 रुपया यहाँ का 16 रुपये वहाँ होता है, करेंसी एक्सचेंज कराना पड़ता है। उन्होंने कहा करेंसी एक्सचेंज कराने में थोड़ा दिक्कत होता है, अनुमति दे दीजिए कि करेंसी यहाँ पर भी आपके मुग़ल शासन जहाँ भी है वहाँ पर ये करेंसी चलने लगे, अनुमति मिल जाए। जैसे मान लीजिए आज भारत में कोई आए डॉलर दे और दुकानदार सामान दे दे तो ये कैसा होगा? ऐसा तो होता नहीं, रुपया देना पड़ता है किसी, डॉलर दे और सामान दे तो फिर कैसा? तो वैसा सिस्टम जो है कि आ गया, अनुमति दे दिया, ठीक है मिल गया, समझो मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार मिल गए, और जब इतने सारे अधिकार मिल गए तो इसको कहा गया महाधिकार, महाधिकार पत्र, 1717 का महाधिकार पत्र। जिसको मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी बोला गया। मैग्ना कार्टा माने, मैग्ना कार्टा शुरुआत ब्रिटेन से ही हुआ था। ब्रिटेन में बहुत पहले एक बार ऐसा अधिकार दिया गया था, बहुत ज़्यादा, एक ही बार अधिकार दे दिया गया था, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। जो संविधान का तीसरा भाग है जिसमें आपके जो है कि मौलिक अधिकार मिले हुए हैं शर्मा जी, उसको भी संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 के। तो बहुत सारे अधिकार जब एक ही साथ मिल जाएं उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। कोई पूछेगा मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता देंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताएंगे? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, पार्ट 3 भाग 3 संविधान का। तो महाधिकार मिल गया। अब इस महाधिकार को दिखाने के लिए एक चीज़ हम दिखाएं और लोग समझ जाएं कि हाँ इतने अधिकार हमारे पास हैं, तो उसके लिए एक पास जारी किया, दस्तक पास। दस्तक पास, दस्तक पास जारी हो गया। अभी कहीं दिखाते दस्तक पास निकाल के, कोई टैक्स नहीं चाहिए सर, कौन मुद्रा नहीं ले रहा है, बम्बई के टकसाल से बना हुआ इनका, दस्तक पास दिखाएं ले लेगा तुरंत। कोलकाता में ज़मीन किराए पर चाहिए, दस्तक पास दिखाएं, मिल गया ज़मीन। यहाँ तक तो ठीक था, इनको जो अनुमति मिली थी बहुत ज़्यादा मिल गया था, ठीक का था, गलत था। फिर भी इसके बाद और गलत हो गया जब इस दस्तक पास को ये बेचने लगे, इसी का कॉपी बना के और ये और लोगों को बेचने लगे पैसा लेकर, खूब ज़्यादा पैसा लेते थे, बेचते थे, और वो उन लोगों को भी इतना अधिकार मिल गया। इससे बंगाल के नवाब बहुत गुस्सा आ गए थे। सिराजुद्दौला बहुत छोटे थे, बहुत छोटे आयु के थे, आगे बताएंगे। तो ये फर्रुखसियार के समय में ही हुआ। यहाँ से इनको बहुत ताकत मिल गया। महाधिकार पत्र जब जारी हुआ यहाँ से बहुत ताकत मिल गया। 100 साल से जो धीमे गति से चल रहे थे, इसके बाद सुपर फास्ट, एकदम शालीमार सुपर फास्ट ट्रेन के रफ्तार से चलने लगे पूरा। तो खैर फिर मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक बीच आता है। बालाजी विश्वनाथ 1720 तक पेशवा रहते हैं, मृत्यु हो जाती है 1720 में इनकी। और उस समय तक मराठाओं को इस स्थिति में ला देते हैं कि मराठा इज इक्वल टू मुग़ल हो गया। अब मुग़ल के हैसियत के बराबर अब जो है कि
लोग उतनी वैल्यू इनकी भी कर रहे हैं, मराठाओं की भी। बालाजी विश्वनाथ के बाद इनके पुत्र आते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ये पेशवा बनते हैं, और पहली बार ऐसा होता है कि पेशवा का पुत्र पेशवा बनता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। इधर तक दिखेगा? चलिए ठीक है। तो प्रधानमंत्री का पुत्र प्रधानमंत्री, पेशवा का पुत्र पेशवा, बाजीराव प्रथम। जो बाजीराव मस्तानी फिल्म है इन्हीं पर बना है, बाजीराव प्रथम पर। 1720 से 1740 तक ये रहते हैं, और अपने समय में इतने उत्कर्ष, इतने ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं मराठा एम्पायर को कि अब मराठा की शक्ति मुगलों की शक्ति से बढ़कर हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु होती है 1740 में, और 1740 में इनके पुत्र बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव आते हैं, अपने दादा का भी नाम लेकर और अपने पिता का भी नाम लेकर। बालाजी विश्वनाथ से बालाजी ले लिए, और बाजीराव प्रथम से बाजीराव, बालाजी बाजीराव आते हैं। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इनको नाना साहब भी कहा जाता था, नाना साहब। आप कहेंगे कविता हमने, एक मिनट, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, हाँ 1740 से 1761 तक ये थे, 1740 से 1761 तक। आप कहेंगे कि भैया हम तो कविता सुभद्रा कुमारी चौहान का पढ़े थे, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, उसमें पढ़ते हैं कि नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढार कृपाण कटार यही उसकी सहेली थी। उसमें तो नाना साहब तो उस समय झांसी की रानी के समय थे, वो तो 1819वीं सदी के मध्य का काल है, आई तो 18वीं सदी के मध्य का काल है। ये मेरा नाना साहब कहाँ से आ गए? सोच रहे हैं? वो नाना साहब द्वितीय थे, ये पहले नाना साहब हैं, बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 तक जिन्होंने शासन किया, पेशवा थे। और बाद में जाके यही अब एक्चुअल किंग भी बन गए, क्योंकि 1749 में जो है कि जो साहू जी हैं इनकी मृत्यु हो गई। साहू जी जो छत्रपति थे, और उनके बाद अब कोई वैसा योग्य छत्रपति था नहीं, तो अब पेशवा का महत्व छत्रपति से ज़्यादा हो गया। लोगों ने पेशवा को ही अपना वास्तविक राजा मान लिया। 1749 में साहू जी की मृत्यु हो जाती है। जब तक साहू जी थे एकदम साहू जी के वफादार बन के जो है कि दादाजी भी रहे बालाजी विश्वनाथ, पिताजी भी रहे बाजीराव प्रथम, और बालाजी बाजीराव ही रहे इनके एकदम वफादार, इनके अंडर में ही काम करते थे। मुगलों के जैसे थोड़े नहीं, इतनी शक्तिशाली हुए हटाए बादशाह को, हम बैठ गए। साहू जी का एकदम बहुत सम्मान होता था। 1749 में इनकी मृत्यु के बाद अब बालाजी बाजीराव वास्तविक शासक जो है कि बन गए। तो जो है कि बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव, और बाजीराव द्वितीय के पुत्र आते हैं, शर्मा जी, बाजीराव द्वितीय के पुत्र आते हैं नाना साहब द्वितीय, ढोंडू पंथ, बाजीराव द्वितीय। देखिए कितना अद्भुत संयोग है। बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब द्वितीय, और बाजीराव प्रथम के पुत्र नाना साहब प्रथम। नाना साहब प्रथम है ना, पहले नाना साहब हैं। तो नाना साहब द्वितीय जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में कानपुर के क्रांति को लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, झांसी की रानी का पूरा सहयोग करते हैं, लक्ष्मीबाई का। तो नाना साहब द्वितीय, इनका वास्तविक नाम ढोंडू पंत था, ढोंडू पंत। तो ये वो थे, और ये हैं। अब 1740 तक जिस शिखर तक पहुंचा था मराठा साम्राज्य, उसको और आगे तक बढ़ाया बालाजी बाजीराव ने। लेकिन 1761 में हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध, उसमें ईरान का क्या कहते हैं, अफगान का अहमद शाह अब्दाली, उसने इनको पराजित कर दिया। इनके सेनापति को, ये युद्ध करने नहीं गए थे, इनके सेनापति को पराजित किया, और कहा जाता है उसी पराजय के शर्म से जो है कि ये उनकी मृत्यु हो गई। उसको सह नहीं पाए, उसको मैंने सह नहीं पाए उस आघात को, क्योंकि उस समय तक इनका प्रभाव बहुत फैल गया था, बहुत प्रतिष्ठा इनकी बन गई थी। प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, अब्दाली से हार गए इनके सेनापति। तो उसके मारे जो है कि फिर जो है कि क्या कहते हैं, तबीयत इनका खराब रहने लगा, और फिर जो है कि इनकी मृत्यु हो गई बालाजी बाजीराव की 1761 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत द्वितीय युद्ध यहाँ लिख देते हैं। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जो है कि अहमद शाह अब्दाली से ये हार गए। क्यों युद्ध हुआ था ये?
उसमें जो पंजाब का जो इलाका था उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था बालाजी बाजीराव ने, पंजाब पर, जिस पर अधिकार था अहमद शाह अब्दाली का। वो सहन नहीं कर सका और आक्रमण किया और फिर जो है कि पंजाब से इन्हें पराजित कर दिया, खदेड़ दिया। और अब पंजाब पर अधिकार अहमद शाह अब्दाली का। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कुछ समय बाद कि अफ़गानिस्तान में इनके जो आदमी थे, इनके अंडर काम करने वाले लोग, 2 साल से उनको वेतन नहीं मिला था, ऐसा कहा जाता है। इस वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो अब्दाली को वापस अपने मुल्क जाना पड़ा। और इसका लाभ उठाकर सिखों ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया 90 के दशक में, 1790 करीब। महाराजा रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया और सिख साम्राज्य की स्थापना पंजाब पे कर दी। तो रणजीत सिंह ने उसका फ़ायदा उठाया, महाराजा रणजीत सिंह। पहले एक सीरियल आता था रणजीत सिंह का दूरदर्शन पे, डीडी नेशनल पे शायद, देखें, महाराजा रणजीत सिंह, इनका अधिकार हो गया अब पंजाब पे। तो 1790 के पूर्व तक हम देखते हैं कि पंजाब में बहुत राजनीतिक अस्थिरता थी। पहले अब्दाली का शासन, फिर वहाँ पर मराठाओं का शासन, फिर मराठाओं के बाद अब्दाली का शासन, फिर अब्दाली के बाद सिखों का शासन। तो ऐसी बहुत राजनीतिक अस्थिरता पंजाब में थी। तो ये सब इधर हुआ। अब्दाली था कौन? नादिर शाह का सेनापति था, बाद में अफगानिस्तान का शासक। नादिर शाह कौन था? देखिएगा, 1739 से लेकर 1767 तक बार बार भारत पर नादिर शाह और अब्दाली का आक्रमण लगातार हो रहा था। नादिर शाह तो एक ही बार 1739 में आया था। 1739 में जो करनाल है, हरियाणा का करनाल, यहाँ पर नादिर शाह ने आक्रमण किया। ईरान का शासक था नादिर शाह ने आक्रमण किया और जो है कि करनाल पर अधिकार कर लिया। अब मुस्लिम में 2 कम्युनिटी आपने सुनी होगी, शिया और सुन्नी। विश्व में आज के समय में सबसे ज़्यादा सुन्नी की जनसंख्या है, 87 से 90% करीब सुन्नी। और 10 से 13% शिया हैं। शिया सुन्नी में शुरू से युद्ध, इसी पर खाड़ी युद्ध हो गया, गल्फ वार। विश्व इतिहास में आप पढ़ेंगे जो है कि ईरान और इराक का सारे मुल्क जो थे सब भी सुन्नी डोमिनेटेड थे। सुन्नी का वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा था। बस ईरान में जो है कि शिया का जनसंख्या ज़्यादा था। तो ईरान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। भैया इराक ने आक्रमण किया, इराक का सबने सपोर्ट किया, सभी इस्लामिक कंट्रीज ने सपोर्ट किया यहाँ। और उसके बाद अमेरिका ने भी सपोर्ट किया। रसिया एकदम तटस्थ था, ना इसकी मदद ना उसकी मदद। ईरान अकेला लड़ रहा था, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, क्योंकि ये सब हैं सुन्नी वाले, हम खत्म हो जाएंगे भैया, शिया यहीं पर बस है, साफ है, ख़त्म। इसी पर पूरा गल्फ वार हो गया, खाड़ी युद्ध 8 साल तक चला, विश्व इतिहास में पढ़ाएंगे हम। भारत में भी ऐसी परिस्थिति है। सुन्नी जो है करीब 85% जो मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले, वो सुन्नी हैं और 15% शिया हैं। उस समय भी लड़ाई चलती थी। तो जब नादिर शाह ने करनाल पर अधिकार किया तो शिया वालों ने इनका समझौता करा दिया मोहम्मद शाह रंगीला से, जो मुग़ल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से 1748 तक, जिसको रंगीला की उपाधि मिली हुई थी। बहुत राग रंग में डूबा रहता था। तो मोहम्मद शाह, तो सुन्नी को पता चल गया कि शिया ने समझौता कराया है। शर्मा जी, शिया ने समझौता कराया है, इसको कैसे सहन करेगा? जाके नादिर शाह का कान फूंक दिया। समझौता कराया था, कुछ उपहार इसको नादिर शाह को मिल गया था, नादिर शाह लौटने जा रहा था। तब तक शिया वालों ने जाकर नादिर शाह का कान फूंक दिया कि अभी कहाँ कुछ मिला है, अभी दिल्ली जाइए बहुत मिलेगा। तख्ते ताउस है एक, तख्ते ताउस ऐसा है, उसी में तख्ते ताउस में इतना बेशकीमती गोलकोंडा खदान से मिला हुआ एक हीरा चढ़ा हुआ है। वही हीरा कोहिनूर हीरा था। नादिर शाह ने उसका नाम रखा कोहिनूर हीरा, जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। तो उसी तख्ते ताउस में वो हीरा जड़ा हुआ है। और वो तख्ते ताउस जो है कि बनाया गया है कैसे, विश्व के कई देशों से, शर्मा जी, कई देशों से कई चीज़ें, हीरे जवाहरात, अलग अलग देशों से अलग अलग हीरे जवाहरात लाई गई हैं, मणिमाणिक लाई गई हैं, मोतियाँ लाई गई हैं, पन्ने लाए गए हैं, और उस तख्त को बनाया गया है, सिंहासन को बनाया गया है। 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा,
और जो है कि उसमें 3 भाग है, 3 सिंहासन, एक ही सिंहासन में 3 सिंहासन है। एक सिंहासन पन्ना से जड़ा हुआ, एक सिंहासन जो है कि हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ, और तीसरा सिंहासन में जो है कि हीरा जवाहरात पन्ना माणिक सगरी मोती मिलाकर सब जो है कि बनाया गया है। और उसमें ऊपर नाचता हुआ मोर है, वो भी, उसमें भी कई सारा हीरा जवाहरात जड़ा हुआ है, नाचता हुआ मोर सिंहासन के ऊपर, इसीलिए उसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। और उसी में कोहिनूर हीरा भी है, गोलकुंडा के खदान से मिला हुआ। नादिर शाह गया दिल्ली, अफवाह फैला दिया लोगों ने कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई दिल्ली में। अभी गुस्सा आ गया कि हमारा मृत्यु कराता है, अब बताते हैं मृत्यु का होता है, मृत्यु का तांडव दिखाते हैं। कत्लेआम का आदेश करवा दिया, पूरे दिल्ली में कत्लेआम करवा दिया एकदम। मोहम्मद शाह एकदम हाथ जोड़ लिया कि महाराज का चाही रउरा, सुन ले बानी एगो तख्ते ताउस बा, ले ली, उनमें कोहिनूर हीरा बा, ले ली, मयूर सिंहासन ले ली, ओकर पैरवा सोना के बनल बा, सब उठा के सिंहासन दे दिए। और बहुत सारा संपत्ति, इस समय उस सिंहासन की कीमत 13,500 करोड़ इस समय के हिसाब से, पूरा सब कुछ लेकर। उसी में कोहिनूर हीरा था, तो कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में कैसे चला गया? गोलकुंडा के खदान से पहले मिला, विक्रमजीत सिंह के पास पहुंचा। 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध, उसके दौरान विक्रमजीत सिंह जो ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने उस हीरे को आगरा के जो है किले में भिजवा दिया, संधि हुई तो। अब इससे मुगलों के पास वो हीरा आ गया। फिर जो है कि ये नादिर शाह, मोहम्मद शाह से, रंगीला से नादिर शाह को हीरा मिल गया। फिर नादिर शाह का जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, ये अफगानिस्तान का शासक बना। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बना, और इसके पास ये हीरा आ गया, इसका जो सेनापति था। अहमद शाह अब्दाली ही जो है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में हराया था बालाजी बाजीराव को। तो अहमद शाह अब्दाली के पास वो कोहिनूर हीरा आया। अहमद शाह अब्दाली का वंशज शुजा शाह, वो इस कोहिनूर हीरे को लेकर लाहौर आया। और चूंकि हम बता चुके हैं पंजाब में पहले लाहौर आता था, पूरा पंजाब, आधा पंजाब तो विभाजन के बाद भारत में है, आधा पंजाब जो है कि पाकिस्तान में। पंजाब के ही सीमा पर जो है कि लाहौर लगता था। अब उस समय मतलब जो पंजाब पाकिस्तान का वो हिस्सा, उसमें लाहौर, तो लाहौर लेकर आया शुजा शाह अफगानिस्तान से उस हीरे को। लाहौर में उस समय शासन था रणजीत सिंह का, बताए हैं हम 1790 के पूर्व। जब अहमद शाह अब्दाली वापस लौट गया, अराजकता की स्थिति आ गई, तो उसका लाभ उठाकर सिखों का साम्राज्य पंजाब पे हो गया। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उस हीरे को खरीद लिया शुजा शाह से। रणजीत सिंह के बेटे थे दिलीप सिंह। तो रणजीत सिंह से वो हीरा दिलीप सिंह को मिला, और दिलीप सिंह को 1849 में अंग्रेजों ने हरा दिया, और 1849 में संधि हुई, जिसके तहत वो कोहिनूर हीरा भी इन्होंने अंग्रेजों को दिया। और 1850 में अंग्रेज वो उस कोहिनूर हीरे को लेकर पहले बम्बई आए, बम्बई से फिर जो है कि ये इंग्लैंड गए, और आज के समय में भी इंग्लैंड में ही है वो। खैर, तो अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था। इसने भी भारत पे आक्रमण किया, बहुत सारे आक्रमण हुए, 1739 से 1767 तक आक्रमण होते रहे। बालाजी बाजीराव के बाद मराठा एम्पायर का पतन होने लगा। एक आए थे माधवराव, थोड़े शक्तिशाली थे, उनकी भी मृत्यु हो गई, ऐसे ही स्वतः ही जो है कि बीमार चलने लगे, मृत्यु हो गई। उसके बाद से उम्मीदें टूट गईं। जो मराठा साम्राज्य उस समय ऐसा माना जाता था कि अब मुगलों की जगह ये ले सकते हैं, भारत को एक ये कर सकते हैं, अखंड भारत का निर्माण ये कर सकते हैं, हिंदू साम्राज्य का फिर से विस्तार ये कर सकते हैं। उनका भी अंत हो गया, पतन हो गया। बाद में तो बाजीराव द्वितीय जो हार गए अंग्रेजों से। खैर, तो ये सब चीज़ें थीं। मतलब केंद्रीकृत सत्ता का जो है कि यहाँ पर अभाव था, शक्ति बहुत कमज़ोर थी, और इसका पता चल गया अंग्रेजों को, और तब जब मोहम्मद शाह रंगीला पराजित हो गया बुरी तरह से। सभी ने इसका लाभ उठाया, और हम देखते हैं कि 18वीं सदी के मध्य भारत के नक्शे की क्या दशा होती है, आपको दिखा रहे हैं। इसका कितना लाभ इन्होंने उठाया, जो है कि
यहाँ पर है पंजाब, यहाँ पर है सिंध, ये आपका जो पूरा ये हम यहाँ पर आपका राजस्थान का हिस्सा, और यहाँ से मराठाओं का एम्पायर था। पूरे गुजरात, कर्नाटक, मुंबई, महाराष्ट्र सब जो है कि जगह मराठाओं का आधिपत्य। इधर था नीचे मैसूर, इधर ये बंगाल आपका बहुत बड़ा साम्राज्य। उड़ीसा, बिहार, असम जो है कि उड़ीसा, बिहार, असम और बंगाल, उस समय जो अभी जो बांग्लादेश है वो भी आया करता था उसी में। ये सब बंगाल यहाँ पर। इधर अवध, ऊपर यहाँ पर फर्रुखाबाद, रुहेलखंड और जाट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये 3 राज्य, स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए, फर्रुखाबाद, रुहेलखंड और जाट। दिल्ली में मुगलों का शासन था। यहाँ पर हैदराबाद का निजाम का शासन हो गया, और यहाँ पर जो है कि कर्नाटक, ये कर्नाटक नहीं, उस समय का कर्नाटक ये हुआ करता था, उड़ीसा का उत्तरी पूर्वी भाग, और जो है कि हैदराबाद का भी कुछ भाग जो है कि कर्नाटक हुआ करता था। यहीं पर कर्नाटक वॉर हुआ 3 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में। तो इतने सारे स्वतंत्र राज्य उत्पन्न हो गए, अपने अस्तित्व में आ गए, क्योंकि केंद्रीकृत सत्ता जो है वो कमजोर पड़ गई। इसका लाभ उठाया अंग्रेजों ने। फ्रांसीसियों ने चाहा पहले उठाना, लेकिन फ्रांसीसियों को दबा दिया। सबसे पहले इस स्थिति को भांपा था डुप्ले ने, लेकिन फिर आगे कैसे काउंटर हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी भैया सरकारी कंपनी थी। अब सरकारी कंपनी में कितना तालमेल झालमेल सब होता है बहुत, वो सब आप जानते हैं। लेकिन बाद में जो प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, इसने फ्रांसीसियों को हराया कर्नाटक के 3 युद्धों में, और उसके बाद इसका अस्तित्व, इसका पूरा जो है कि विस्तार होने लगा। इसको हम आगे समझेंगे कर्नाटक वार को अगले कक्षा में। फिलहाल के लिए इतना पर्याप्त है जो है कि तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु भारतस्य संस्कृते, जय श्री राम।